हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है अंतर्जात बल। यह अध्याय 5 है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी जियोमॉर्फिक जो प्रोसेस है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, भू आकृतिक प्रक्रियाओं से तात्पर्य उन सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों से है जो पृथ्वी के धरातलीय स्वरूप के रूपांतरण को प्रभावित करते हैं, यानी पृथ्वी के जो धरातलीय स्ट्रक्चर है इसके रूपांतरण को ये प्रभावित करते हैं। धरातलीय स्थलाकृतियां कभी स्थिर नहीं रहती हैं, इनमें टूटना फूटना प्रसार जारी है, यानी निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि पृथ्वी पर भू आकृति निर्माणकारी शक्तियां सदैव कार्यशील रहती है। आंतरिक शक्तियां धरातल पर विषमताएं उत्पन्न करती हैं, वहीं जबकि जो बाह्य शक्तियां हैं उन विषमताओं को कम करती रहती हैं। भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली दो शक्तियां हैं। पहला है अंतर्जात बल, दूसरा है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल यानी इंडोजेनेटिक फोर्सेज, दूसरा है बहिर्जात यानी एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। इन दोनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अंतर्जात बल के बारे में अगर बात करें तो इसको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, आकस्मिक बल और दूसरा दीर्घकालिक संचलन या पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें इस बल के द्वारा भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन होता है। वह दीर्घकालिक संचलन या पटल विरूपण बल के अंतर्गत अगर बात करें तो यहां पे दो बल कार्य करती हैं, महाद्वीप निर्माणकारी बल और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। महाद्वीप निर्माणकारी बल, इसमें दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, ऊपरमुखी बल और अधोमुखी बल। वहीं जो पर्वत निर्माणकारी बल है इसमें तनाव और संपीड़न की क्रियाएं होती हैं। तनाव के माध्यम से जो मतलब कि धरातल पर जो स्ट्रक्चर हैं इनमें भ्रंशन, चटकन और दरारें आती हैं। वहीं संपीड़न के माध्यम से वलन और संवलन की क्रियाएं संपन्न होती है। सबसे पहले अगर बात करें तो अंतर्जात शक्तियां क्या है, इंडोजेनेटिक फोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, भूगर्भ में अदृश्य रूप से, जो दिखता नहीं है, अदृश्य रूप से क्रियाशील शक्तियों को अंतर्जात शक्तियां कहा जाता है। इन्हें निर्माणकारी शक्तियां भी कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी में पर्याप्त गहराई पर ताप, आंतरिक चट्टानों में प्रसार और संकुचन तथा रेडियोधर्मी तत्वों के द्वारा ताप के विकिरण आदि से होती है। संभवतः अगर बात करें तो भूगर्भ का उच्च तापमान याद रखिएगा, ये उच्च तापमान ही भूपटल पर उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी हैं, और इन भूगर्भिक शक्तियों को विवर्तनिक शक्तियां भी कहा जाता है। अंतर्जात शक्तियों के द्वारा दो प्रकार के संचलन उत्पन्न होते हैं। पहला है आकस्मिक संचलन, दूसरा है पटल विरूपणकारी संचलन। तो अगर बात करें तो आकस्मिक संचलन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, आकस्मिक संचलन के माध्यम से ज्वालामुखी क्रियाएं और भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है। तो सबसे पहले वोल्केनिक जो एक्टिविटीज है इसको देख लेते हैं। ज्वालामुखी जो क्रियाएं हैं इसको मतलब कि डिस्कस कर लेते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा पृथ्वी के अंदर से पिघला हुआ पदार्थ का मतलब है लावा। पृथ्वी के अंदर से लावा जब बाहर धरातल पर आता है तो इसके दो रूप होते हैं, एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। आंतरिक क्रिया में पिघला पदार्थ यानी मैग्मा या जो लावा है, आंतरिक क्रिया के माध्यम से ये मैग्मा या लावा जो पिघला पदार्थ है धरातल के नीचे ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है और बैथोलेट, लैकोलेट, सील और डाइक जैसी आकृतियों का निर्माण करता है। ठीक है, तो आंतरिक क्रियाओं में पिघला पदार्थ जो कि मैग्मा या जो लावा होता है धरातल के नीचे ही जमकर क्या होता है, मतलब कि सॉलिड रूप में या ठोस रूप में जो है आ जाता है, और बैथोलेट, लैकोलेट, सील, डाइक जैसी आकृतियों का यह निर्माण करता है। बाह्य क्रिया में धरातलीय प्रवाह के रूप में लावा का जमकर जो है ठोस रूप लेना, गर्म जल के झरने और गेसर यानी गीजर का उत्पन्न होना प्रमुख है, याद रखिएगा।
अर्थक्वेक के बारे में अगर बात करें यानी भूकंप के बारे में अगर बात करें तो भूकंप का तात्पर्य है भूपटल के तीव्र कंपन या उन तरंगों से है जो धरातल के नीचे या ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण के समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। इन दोनों की उत्पत्ति पृथ्वी के अंतर्जात बलों में आकस्मिक परिवर्तन के कारण होती है। आकस्मिक संचलन से भूकंप और ज्वालामुखी क्रिया हैं इनके रूप में ये सामने आता है। अचानक विनाशकारी परिवर्तन होता है और इसके बाद क्या होता है, भूपृष्ठ पर तथा भूपृष्ठ के अंदर विभिन्न स्थल रूप जैसे बहिर्भेदी स्थल रूप और अंतर्भेदी स्थल रूप जन्म लेते हैं जो अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। स्थलाकृतियों के निर्माण में अल्पकालिक आकस्मिक संचलन की अपेक्षा दीर्घकालिक आकस्मिक संचलन का प्रभाव कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद पटल विरूपणी जो बल है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पटल विरूपणी बल, यह बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न धीमी गति से क्षैतिज तथा लंबवत दोनों रूपों में क्रियाशील होते हैं। कैसे, तो क्षैतिज और लंबवत, याद रखिएगा। इससे क्या होता है कि धरातल पर हजारों वर्ष बाद किसी बड़े स्थल रूप का निर्माण हो जाता है। क्षेत्रीय विस्तार के दृष्टि से ये दो प्रकार के बल होते हैं। पहला महादेशीय संचलन, और इसके बारे में अगर बात करें तो इस संचलन से महाद्वीपीय भागों का निर्माण एवं उत्थान और निर्गमन तथा निम्नजन की प्रक्रियाएं घटित होती हैं। जब महाद्वीप भाग या उसका कोई क्षेत्र अपनी सतह से ऊपर उठ जाता है तब उस पर लगने वाले बल को ऊपरी मुखी बल अपवर्ड फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्ड फोर्स, ऊपर मतलब ऊपरी मुखी बल कहते हैं। और ऊपर उठने की क्रिया उभार के नाम से जानी जाती है। इसके विपरीत अगर बात करें तो जब महाद्वीपीय भागों में धंसाव हो जाता है, महाद्वीपीय भाग मतलब कि धंसने लगते हैं, अंदर की तरफ जो है ग्रोथ करने लगते हैं, तो उस पर क्रियाशील बल को जो है अधोमुखी बल तथा संधाव की क्रिया को अवतलन कहा जाता है। और धंसाव के दूसरे रूप में जो है अगर बात करें, जो धंसाव है इसके रूप में स्थल खंडों का सागरीय जल के नीचे निम्न जन हो जाता है और यह क्रिया तटीय या सागरीय भागों में ही घटित होती है। दूसरा अगर देखें तो पर्वत निर्माणकारी जो संचलन है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्षैतिज रूप में पर्वतों के निर्माण में सहायक संचलन बल को मतलब कि पर्वतीय संचलन के नाम से जाना जाता है। यह बल प्राय दो रूपों में क्रियाशील होते हैं। पहला है, जब यह बल विपरीत दिशा में क्रियाशील होता है तो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे तनाव मूलक बल कहते हैं और इस बल के परिणाम स्वरूप धरातल में फॉल्ट, फ्रैक्चर और क्रैक्स आदि का निर्माण होता है। भ्रंश, दरार और चटकनों जो चटकन होते हैं, जो क्रैक्स होता है, क्रैक कहते हैं कि ये जो दीवार है क्रैक हो गया है यानी उनमें धारियां आ गई हैं आदि का निर्माण होता है। जब पर्वतीय संचलन बल आमने सामने क्रियाशील है तो उससे जो है चट्टानें संपीड़ित हो जाती हैं और इस बल को संपीड़नात्मक बल कहा जाता है। तो याद रखिएगा, संपीड़नात्मक बल कहा जाता है और इसके कारण धरातल में शनवलन तथा वलन पड़ जाते हैं। मोड़ या वलन, इसके बारे में अगर बात करें तो जब दो विपरीत दिशाओं से किसी वस्तु पर अंदर की तरफ से बल लगे तो उसे दबाव का बल या संपीड़न बल कहते हैं। जब यह बल भूपृष्ठ के चट्टानी परतों में पड़ता है तो उन चट्टानी परतों के स्वरूप में परिवर्तन होने लगता है। चट्टानों का क्षैतिज स्तर जो है मुड़ने लगता है और दो विपरीत दिशाओं से पड़ने वाले दबाव के फलस्वरूप चट्टानों की परतें मुड़ जाती है। चट्टानों में मोड़ों का पड़ना वलन कहलाता है, याद रखिएगा, फोल्डिंग कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो सामान्य तल पर क्षैतिज रूप से काम कर रहे संपीड़न बलों के कारण चट्टान की परतें इनके मुड़ने की क्रिया को वलयन या वलन कहते हैं। वलन दो शिखरों और द्रोणियों, याद रखिएगा, दो शिखरों और क्या है, दो शिखरों और द्रोणियों के क्रम में होता है। ठीक है, अगर बात करें तो शीर्ष या शिखर, याद रखिएगा, शीर्ष या शिखर की तरह ऊपर की ओर उठे मोड़ को अपनति क्या कहते हैं, अपनति कहते हैं।
तो जो ऊपर की ओर उठे हुए मोड़ हैं इनको अपनति कहते हैं। अपनति में चट्टानों के स्तर नीचे से विपरीत दिशा में झुके रहते हैं। गर्त या द्रोणी की तरह नीचे की ओर जो है धसे मोड़ को अभिनति या सनति कहते हैं। इसकी भुजाएं एक दूसरे की ओर जो है झुकी रहती हैं और इस प्रकार अपनति में ऊर्ध्व वलन और अभिनति में अधोवलन होता है। अपनति क्या है? तो वलन के कारण चट्टानों के ऊपर उठे हुए भाग को अपनति के रूप में जाना जाता है। तो जो चट्टानों के ऊपर उठे हुए जो भाग है, ये वाला भाग, इसको अपनति कहते हैं और धसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। तो वलन के कारण चट्टानों के नीचे धसे हुए भाग को अभिनति के रूप में जाना जाता है। समपनति क्या है? समपनति क्या है? तो जब अपनति के अंतर्गत अनेक छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियों का निर्माण हो जाता है तब उस आकृति को समपनति के रूप में जाना जाता है। यह आकृति वलित पर्वतीय क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होती हैं। समभिनति क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, असमान संपीड़न के कारण जब एक अभिनति के अंदर छोटी छोटी अभिनतियों और अपनतियों का निर्माण हो जाता है तब उस अभिनति विशेष को अभिनति कहा जाता है और इसकी आकृति भी जो है पंखाकार वलन के समान हो जाती है। तो इसकी आकृति क्या होती है? पंखाकार वलन के मतलब कि जैसा दिखाई देने लगती है। वलन की जो प्रकार है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वलन को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सम्मित वलन। तो सम्मित वलन जो है ये वलन जिनकी दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल समान होती है सम्मित वलन कहलाती है। जब दबाव शक्ति की तीव्रता, याद रखिएगा, जब दबाव शक्ति की तीव्रता कम और दोनों दिशाओं में एक समान हो तो इस प्रकार के वलन का निर्माण होता है। जैसे में अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत, ठीक है। दूसरा है असम्मित वलन। असम्मित वलन जो है वे वलन जिनकी दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल असमान होती है, असम्मित वलन कहते हैं, ठीक है। यानी कि इनके भुजाओं और लंबाई में समानता नहीं दिखती है, जैसे कि ब्रिटेन का दक्षिण पेन्नाई पर्वत। तीसरा है एक दिग्नत वलन, ठीक है। तो ये जो है वे वलन हो, एक दिग्नत जो वलन है ये वो वलन होते हैं जिनकी एक भुजा बिल्कुल खड़ी और दूसरी क्षैतिज तल के लंबवत होती है, एक दिग्नत वलन कहलाती हैं। जैसे में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है इसके अंतर्गत आ सकता है। इसके बाद है ओवरफोल्ड अधिवलन। वे वलन जिनकी एक भुजा खड़ी न रहकर कुछ आगे की ओर निकली हुई रहती है एवं तीव्र ढाल बनाती है, जबकि दूसरी भुजा को अपेक्षाकृत लंबी होती है तथा कम झुकी होने के कारण धीमी ढाल बनाती है, अधिवलन कहलाती है। जैसे कि कश्मीर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी। इसके बाद अगर बात करें तो समनत वलन। तो समनत वलन क्या है? तो ये जो वलन है वे वलन होते हैं जिनमें दबाव के परिणाम स्वरूप वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर लेकिन क्षैतिज दिशा में नहीं होती है, समनत वलन कहलाते हैं। इस वलन में आगे का भाग लटका हुआ प्रतीत होता है, जैसे कि पाकिस्तान का कालाचित पर्वत श्रेणी। इसके बाद है परिवलन। वे वलन जिनकी दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर और क्षैतिज दिशा में होती है, परिवलन कहलाती है। जैसे कि ब्रिटेन का कैरिक कैसल पर्वत। इसके बाद सातवां है अधिक्षिप्त या प्रतिवलन। देखिए, जब अत्यधिक संपीड़न बल के कारण परिवलित वलन की एक भुजा टूटकर दूर विस्थापित हो जाती है तब उस स्थिति में जो विस्थापित जो भुजा है इसको ग्रीवा खंड कहते हैं। जिस तल पर भुजा का विस्थापन होता है उसे व्युत्क्रम भ्रंश तल कहते हैं। वही जब परिवलित वलन में अत्यधिक संपीड़न के कारण वलन के नीचे की भुजा ऊपरी भुजा के जो है ऊपर विस्थापित हो जाती है तो उसे प्रतिवलित वलन कहते हैं। इसके बाद है पंखाकार वलन, फैन फोल्ड। विभिन्न स्थानों पर संपीड़न की भिन्नता के कारण कभी कभी एक बृहत अपनति में कई छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां जो है मिलती हैं और ऐसी आकृति को जो है संपनति कहते हैं। इसी तरह जब असामान्य संपीड़न के कारण एक वृहत अभिनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां बन जाती हैं
इन दोनों स्थलाकृतियों के पंखाकार वलन भी जो है कहते हैं। इन दोनों स्थलाकृतियों को क्या कहते हैं? पंखाकार वलन। तो पंखाकार जो वलन है, फिगर को एक बार आप देख सकते हैं, यह है पंखाकार वलन का एरिया। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है ग्रीवाखंड। ग्रीवाखंड तो देखिए, अगर बात किया जाए तो जब परिवलित मोड़ की एक भुजा टूटकर क्षैतिज संचलन एवं संपीड़न के सक्रिय रहने पर एक भुजा टूटकर कई किलोमीटर दूर जाकर अन्य प्रकार के चट्टानों पर चढ़ जाती है तो उसे ग्रीवाखंड कहते हैं। कश्मीर घाटी एक ग्रीवाखंड पर ही अवस्थित है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं, यह है आपका पीर पंजाल की एरिया, यह कश्मीर ग्रीवाखंड नापे, ये कश्मीर घाटी, ये आपका बृहद हिमालय, याद रखिएगा। हिमालय, आल्प्स आदि पर्वतों में ऐसे ग्रीवाखंड बहुतायत में मिलते हैं। हिमालय, आल्प्स आदि पर्वतों में ऐसे ग्रीवाखंड बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। ग्रीवाखंड भूपटल पर जटिल मोड़ का परिचायक है। क्या है? जटिल मोड़ का परिचायक है। और पूर्वी तथा मध्य नेपाल में भी ये जटिल मोड़ पाए जाते हैं। यूरोप के आल्प्स प्रदेश में, ठीक है, यूरोप के जो आल्प्स एरिया है, यहां पर एक ग्रीवाखंड के ऊपर दूसरे ग्रीवाखंड के आरोपित हो जाने से भू आकृतिक संचलन अत्यंत जो है जटिल हो गई है। इसके बाद है फॉल्टिंग यानी भ्रंशन। देखिए, भूपटल पर संपीड़न के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और इससे वलन और भ्रंशन उत्पन्न होते हैं। आंतरिक बलों के कारण क्षैतिज हलचलें उत्पन्न होती है जिससे सैलों में चटकने या दरारें पड़ जाती है। यदि तनाव साधारण होता है तो भूपटल पर केवल जो है दरारें पड़ती हैं, किंतु यदि तनाव प्रबल होता है तो सैलों का स्थानांतरण हो जाता है। और इस प्रकार भ्रंश तल के सहारे विस्थापित चट्टानों को भ्रंश कहा जाता है। इस प्रकार भ्रंश वह विभंग है जिसके सहारे चट्टानें अपेक्षित रूप से स्थानांतरित हो जाती हैं। इसके बाद है भ्रंशन के प्रकार। भ्रंशन के जो प्रकार है, काइंड्स ऑफ फॉल्ट्स जो है, पहला है सामान्य भ्रंश, नॉर्मल फॉल्ट। चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण उसके दोनों खंड जब विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं और इस भ्रंश से जो है भूपटल में प्रसार होता है। दूसरा है व्युत्क्रम भ्रंश। जब चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टानों के दोनों खंड जो है दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं तो निर्मित भ्रंश को व्युत्पन्न भ्रंश कहते हैं। और इस तरह के भ्रंश में चट्टान का एक खंड दूसरे खंड पर जो है मतलब कि चढ़ जाता है और इस क्रिया को उत्क्रम भ्रंश कहा जाता है। इस आधार पर व्युत्क्रम भ्रंश को वलन या इस व्युत्क्रम भ्रंश को उत्क्रम भ्रंश, थ्रस्ट फॉल्ट भी कहा जाता है। इनमें कगारों का निर्माण होता है। किसका? कगारों का। जैसे पश्चिमी घाट कगार, विंध्यन कगार क्षेत्र में लटकती घाटियां और जलप्रपातों का विकास, इसमें धरातलीय विस्तार पहले के तुलना में घट जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है सोपानी भ्रंश, स्टेप फॉल्ट। जब किसी भूभाग में कई भ्रंशन का इस तरह निर्माण होता है कि सभी भ्रंश तल यानी फॉल्ट प्लेन के ढाल एक ही दिशा में हो तो उसे गोपनीय या सीढ़ीदार भ्रंश जो है कहते हैं। इस तरह के भ्रंश निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि भ्रंश के द्वारा जो है आधा क्षेपित खंड का आधोगमन एक ही दिशा में हो, जैसे यूरोप की राइन घाटी। भ्रंश के द्वारा निर्मित भू आकृतियां, इसके बारे में अगर बात करें तो पहला आता है रैंप वैली, रैंप घाटी। इस प्रकार की घाटी का निर्माण उस परिस्थिति में होता है जब, किस परिस्थिति में होता है? जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का भाग यथा स्थिति में ही रहे, लेकिन संपीड़नात्मक बल के कारण किनारे के दोनों भाग मान लीजिए इस तरह से किनारे के दोनों भाग ऊपर उड़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रैंप घाटी। और असम की ब्रह्मपुत्र घाटी इसका मतलब कि उत्तम उदाहरण है। इसके बाद है भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली। इस प्रकार की घाटी का निर्माण उस परिस्थिति में होता है जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग क्या होता है? नीचे की तरफ धंस जाता है। भ्रंश घाटी को द्रोणी भी कहा जाता है और जर्मन भाषा में भ्रंश घाटी को ग्रेवेन कहा जाता है।
पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी जो विश्व की सर्वाधिक लंबी भ्रंश घाटी है, इसको देखकर सर्वप्रथम महान भूगर्भ शास्त्री ग्रेगरी ने भ्रंश घाटी शब्द का प्रयोग किया था। इस भ्रंश घाटी में ही अफ्रीका के प्रमुख झीलें न्यासा, विक्टोरिया, रुडोल्फ, टंगानिका स्थित है। यह भ्रंश घाटी उत्तरी सीरिया से आरंभ होकर जॉर्डन घाटी, अकाबा की खाड़ी, लाल सागर, अब्सिनिया और पूर्वी अफ्रीका होते हुई जाम्बेजी नदी तक लगभग 4800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। विश्व की अन्य प्रसिद्ध भ्रंश घाटियों में जर्मनी में एक ओर वासेज व हॉर्ज पर्वत तो दूसरी ओर ब्लैक फॉरेस्ट तथा ओडेन वाल्ड पर्वत के बीच राइन भ्रंश घाटी, स्कॉटलैंड में मिडलैंड भ्रंश घाटी, अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी, मिस्र में राजाओं की घाटी, अंटार्कटिका महाद्वीप में टेलर घाटी, एशिया का मृत सागर और संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित सिलिकॉन वैली तथा मृत घाटी। याद रखिएगा, भारत में नर्मदा, ताप्ती और ऊपरी दामोदर आदि नदियों की घाटियां भ्रंश घाटी के अच्छे उदाहरण हैं। बैकाल झील, लाल सागर और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर की घाटी भी भ्रंश घाटियां ही हैं। इसके बाद है ब्लॉक माउंटेन यानी भ्रंशोथ पर्वत। ब्लॉक माउंटेन, भ्रंशोथ पर्वत। देखिए, जब दो भ्रंशों के बीच का भाग, फिगर कैसा होगा, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, दो क्या होगा, दो अगर बात करें दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे, स्थिर रहे और किनारे के भाग जो हैं क्या हो जाएं, किनारे के भाग हैं वो नीचे की ओर धंस जाएं, नीचे की ओर जो है आ जाएं, तो इसको बोलते हैं भ्रंशोथ पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन। इनका ढाल जो होता है तीव्र और शिखर समतल होता है। यूरोप में वासेज और ब्लैक फॉरेस्ट, एशिया में पाकिस्तान की साल्ट रेंज और संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी ओरेगन प्रांत में जो है स्किन्स माउंटेन और वार्नर एडवर्ड एवं क्लामथ झीलों के चारों ओर तथा उटाह प्रांत में वासाच रेंज, कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा पर्वत जो संसार का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है तथा भारत का सतपुड़ा पर्वत आदि इसके अच्छे उदाहरण हैं, उत्तम उदाहरण हैं। इसके बाद है हॉर्स्ट पर्वत। जब दो भ्रंशों के किनारे के भाग, हॉर्स्ट पर्वत जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो क्या होता है, जब देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए जो भ्रंशोथ पर्वत और जो हॉर्स्ट पर्वत है, इसमें अगर फिगर को देखिएगा तो क्लियर ज्यादातर नहीं हो पाएगा। तो जब दो भ्रंशों के किनारे के भाग यथावत रहे, किनारे का भाग जो है यथावत रहे और बीच का जो भाग है वो ऊपर उठ जाए, ऊंचे उठे हुए भाग को जो है हॉर्स्ट पर्वत कहते हैं। और जर्मनी का जो हॉर्स्ट पर्वत है इसका अच्छा उदाहरण है। रैंप घाटी, भ्रंश घाटी, ब्लॉक पर्वत और हॉर्स्ट पर्वत प्रायः आकृति के दृष्टि से एक समान लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन भू संचालन के दृष्टि से वे विपरीत संचालन गतियों के परिणाम होते हैं। अतः इसे चित्र में तीर के द्वारा दिखाया गया है। तो ये है आपका भ्रंश घाटी, ठीक है। भ्रंश घाटी जो है आप देख सकते हैं नीचे की तरफ धंसा हुआ है, ठीक है। ये संचलन की दिशा नीचे इस तरह, ठीक है। इसके ये मतलब कि ये जो फिगर है भ्रंशोथ पर्वत है और ऊपर की तरफ यानी किनारे के भाग यथा स्थिति में रहें और इसके बाद क्या होगा, ऊपर की तरफ अगर गति करते हैं, संचलन की दिशा ऊपर की तरफ होगी तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हॉर्स्ट पर्वत कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है, प्लेट जो टेक्टोनिक थ्योरी है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।